नमस्कार, अमरुजाला.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं बेहद ही खास कार्यक्रम को लेकर, जिसके लिए हम का जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद होते हैं और आज भी बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये अमर उजाला फाउंडेशन की पहल है और इस पहल के तहत हम लगातार कोरोना जागरूकता अभियान चला रहे हैं। ये जो हमारा कार्यक्रम है ये चलता रहे, इसमें आपकी सहभागिता की भी जरूरत पड़ती है हमको। और जाहिर सी बात है कि जब आप हमारे साथ हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पैंडेमिक चल रहा है, ये जो महामारी चल रही है, ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए और हम इस पर काबू पा लें। तो आपके सवालों की जरूरत है, आप लगातार हम तक सवाल भेजते रहे, हम आपके सवालों के जवाब अपने खास पैनल से लेने की कोशिश करते रहेंगे। आज हमारे साथ जो बेहद खास मेहमान हैं उनका नाम है डॉक्टर नवीन प्रकाश वर्मा, कंसल्टेंट इमरजेंसी मेडिसिन, जेपी हॉस्पिटल नोएडा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हाँ जी, हाँ नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन, हाँ कंसल्टेंट इमरजेंसी मेडिसिन वर्किंग एट जेपी हॉस्पिटल जी। तो डॉक्टर नवीन आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज हम इनसे चर्चा करने वाले हैं। आपको पता ही है कि हम हर रोज एक नए टॉपिक पर बात करते हैं, लेकिन उस टॉपिक पर बात तो हम करते ही हैं, इसके बावजूद भी आपके सवालों को हम उसमें शामिल करते हैं। तो सवाल आपके जो भी हैं आप हम तक पूछे जरूर। आपके कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं सवाल इस कोरोना काल से संबंधित। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या पुरुषों के लिए ज्यादा घातक है ब्लैक फंगस? डॉक्टर नवीन, मैं आपसे समझना चाहूंगी। ना, जैसा कि ये पता ही है, पैंडेमिक टाइम है, कोविड का सेकेंड वेव है, ज़्यादा घातक है ये जो वेव है इस समय चल रहा है। और इस कोविड के बाद जो अभी पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं ब्लैक फंगस की जो आ रही हैं, ब्लैक फंगस जैसा आपका क्वेश्चन है कि क्या ये पुरुषों के लिए ज़्यादा घातक है? हाँ, पुरुषों के लिए, महिलाओं के कंपैरिजन में देखा जाए तो पुरुषों के लिए ब्लैक फंगस ज़्यादा घातक है। रीज़न इसका ये है कि जैसे पुरुष जो है वर्किंग पर्सन है, कहीं ना कहीं बाहर उनका एक्सपोजर होता है और जो भी अर्निंग हैंड है वो हमारे कंट्री में मैक्सिमम जो देखा जाए तो वो पुरुष का ज़्यादा है। तो बाहर आना और एक्सपोजर है इनका एयर ड्रॉपलेट के थ्रू या जैसे भी देखा जाए तो इनका एक्सपोजर ज़्यादा है। और पुरुषों में बीमारियों का भी देखा जाए, यदि हम परसेंटेज देखा जाए तो पुरुषों में बीमारियों का भी परसेंटेज ज़्यादा है। जैसे कि जो कोविड पोस्ट कोविड जो फंगल ग्रोथ ब्लैक फंगस का जो अभी न्यूज मिल रहा है, इसमें पुरुषों में जो पुरुष जैसे डायबिटिक हैं और इसके अलावा कैंसर पेशेंट्स हैं, कुछ इम्यूनो सप्रेसेंट दवाइयों पर चल रहे हैं, तो उनको ब्लैक फंगस ब्लैक फंगस जैसी बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अच्छा डॉक्टर, मैं ये समझना चाहूंगी कि क्या एग्जैक्टली ऐसा हो सकता है कि कोई महिला है उसको ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा नहीं होगा इफ वो स्टेरॉइड का ज्यादा सेवन कर रही हैं, इफ वो डायबिटिक हैं, और तो क्या उनको खतरा कम है पुरुषों के कंपैरिजन में? अगर देखें कि कोई पुरुष अगर डायबिटिक है या वो स्टेरॉइड का सेवन कर रहा है। नहीं, महिलाओं को भी है खतरा, ऐसा नहीं है। जैसा कि जो स्टडीज देखी गई हैं, स्टडीज में जो 7% का खतरा है पुरुषों में, महिलाओं में लगभग 6% का खतरा है। ऐसा नहीं कि महिलाओं के अंदर ब्लैक फंगस ग्रोथ के चांसेस नहीं है, महिलाओं के अंदर भी हैं। और जैसे महिलाएं भी डायबिटिक होती हैं, उनके अंदर भी जैसे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में उनको भी कोविड ड्यूरेशन में स्टीरॉयड चला है, या तो कोई ट्रीटमेंट उनका कैंसर का है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं, उसमें भी स्टीरॉयड चल रहा है, तो उनको भी ऐसा नहीं कि उनको नहीं खतरा है, उनको भी है खतरा। बट परसेंटेज देखा जाए तो पुरुषों में थोड़ा ज्यादा है, महिलाओं में थोड़ा कम। अच्छा डॉक्टर, चूंकि फंगल इन्फेक्शंस के बारे में तो हम अक्सर सुनते रहे हैं बिफोर कोविड टाइम्स भी, तो उसके लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते थे मेडिसिन पहले भी एंटी फंगल इन्फेक्शन की, जो एक ऑइंटमेंट के तौर पर आती होगी या एक टैबलेट के तौर पर आती हो ओरली, जिसे टेक किया जा सके। तो मैं एक चीज समझना चाहूंगी कि वो जो एंटी फंगल ऑइंटमेंट या एंटी फंगल टैबलेट डॉक्टर रिकमेंड किया करते थे बिफोर कोविड टाइम्स,
क्या सेम प्रोसीजर अभी भी, सेम चीजें डॉक्टर अभी भी प्रिस्क्रिप्शन लेटर में लिख रहे हैं अगर वो कोई भी फंगल इन्फेक्शन इन इनिशियल स्टेज हो, खासतौर से म्यूकोर की अगर हम बात कर लेते हैं? जैसे आज के टाइम में देखा जाए तो ब्लैक फंगस ग्रोथ ज्यादा है। ब्लैक फंगस जिसको हम म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं, ये पहले भी था, बट ये जो बीमारी है म्यूकरमाइकोसिस बहुत ही रेयरेस्ट और बहुत ही कम होते हैं, और ये वहीं पर ग्रो करते हैं जिनकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड हो, इम्यूनिटी कम हो। तो ब्लैक फंगल ग्रोथ जो हमारे शरीर को जो इन्वॉल्व करता है वो है आपका ओरल कैविटी, नेजल कैविटी, थ्रोट, आईज एंड ब्रेन, इनको इन्वॉल्वमेंट करता है। अब इसमें यह है कि पोस्ट कोविड स्टेरॉयड पर रहे हैं, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में यदि मरीजों को नेजल डिस्चार्ज है, नेजल क्रस्टिंग है, ब्लीडिंग है, या कुछ पेरी नेजल एरिया कोई ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, या तो आईज में रेडनेस है, आईज पेरी ऑर्बिटल पेन है, या हेडेक है, नौसिया, वॉमिटिंग, ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो अर्ली डायग्नोसिस में इमीडिएट मतलब आप इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करें, उनका इन्वेस्टिगेशन कराएं डॉक्टर्स के थ्रू, और इमीडिएट उनका ट्रीटमेंट दें। जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, जो एंटी फंगल की बात आप कह रही हैं, ऑइंटमेंट और टैबलेट, ये ऑइंटमेंट टैबलेट उनसे थोड़ा सा अलग है। जैसे कि अभी जो सीरियस पेशेंट्स हैं, जिनको जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं ब्लैक फंगल ग्रोथ की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो उनके ट्रीटमेंट पार्ट में हम लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी देते हैं। इसके अलावा ये इंजेक्टेबल टैबलेट, ये इंजेक्टेबल फॉर्म में है। इसके अलावा जो हम ओरल टैबलेट्स में देते हैं, इसमें हमारा पोसीकोनाजोल या आपका कुछ टैबलेट्स हैं आइसोवाकोनाजोल, ये टैबलेट्स फॉर्म में दिए जाते हैं। तो मेनली इन्हीं का रोल है, और जो फंगल ग्रोथ हैं या एंटी फंगल मेडिसिन हैं, जैसे कैंडिडियासिस है या हमारा म्यूकरमाइकोसिस है, यदि लंग का इन्वॉल्वमेंट है तो उस टाइम में वो दवाइयाँ अलग होती हैं। अच्छा डॉक्टर, अगर हम फंगल इन्फेक्शंस की बात करते हैं तो पहला जो ख्याल आता है दिमाग में वो आती ईचिंग, खुजली जिसको हम कहते हैं। तो क्या म्यूकोर में भी सेम सिम्टम्स होते हैं बाकी फंगल इन्फेक्शन की तरह? जैसा कि फंगल ग्रोथ में सबसे पहले हमारा स्किन या ईचिंग से स्टार्ट होता है। ईचिंग इज वन पार्ट ऑफ फंगल ग्रोथ। जो सिम्टम्स में देखा जाए तो ईचिंग भी है, इसके साथ साथ स्किन डिस्कलरेशन है, डिस्चार्ज है। जैसे एक हम नेजल कैविटी का मान ले, तो नेजल कैविटी में सबसे पहले जो है आपका ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, ब्लीडिंग के बाद वहाँ पर नेजल क्रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, ब्लैकनिंग स्टार्ट हो जाती है। म्यूकरमाइकोसिस के जो सिम्टम्स हैं उसमें ब्लैक कलर, म्यूकरमाइकोसिस के जो फंगल ग्रोथ को जो हम आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसका जो ग्रोथ होता है ये ब्लैक कलर में ग्रोथ होता है। तो ब्लैक कलर की वजह से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि दिस इज द म्यूकरमाइकोसिस ग्रोथ। तो इसके लिए हमें ईचिंग है, इसके अलावा नेजल ब्लीड है, नेजल क्रस्टिंग है, मतलब हम अलग अलग पार्ट्स को लेके चलें। यदि ओरल कैविटी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है तो हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट को ये इन्वॉल्व करता है, जिसमें बोन, हार्ड पैलेट जो हमारा तालू होता है, जिसको हम हिंदी में तलवा बोलते हैं, हार्ड पैलेट जिसको हम बोलते हैं, इसमें ब्लैकनिंग नेक्रोसिस से स्टार्ट होता है। और यदि ये अपर पार्ट में गया तो फिर आपका नेजल कैविटी का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो कि साइनसस को इन्वॉल्व करता है। इसके बाद यदि ग्रोथ देखा जाए तो ऑर्बिटल फ्लोर, ऑर्बिटल बॉर्डर्स को ये इन्वॉल्व करता है, ऑर्बिटल बॉर्डर्स को इन्वॉल्व करता है, जिसमें कि ब्लैकनिंग नर्व को डिजनरेट करता है, जो कि आईज के इन्वॉल्वमेंट में, आईज के सिम्टम्स में देखा जाए तो ब्लड विजन, पेरी ऑर्बिटल पेन, रेडनेस ऑफ आईज। जो सीवियर सिम्टम्स में आईज में देखा जाए तो डिमिनिशन ऑफ विजन फॉलोड बाई नो विजन। और ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट में देखा जाए तो फ्लोर ऑफ ब्रेन को इन्वॉल्व करते करते ये ब्लड सप्लाई को हैम्पर करता है, जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई। तो कभी कभार ब्रेन में क्लॉट हो जाते हैं या ब्लीडिंग हो जाती है, जो कि स्ट्रोक पैदा करता है। स्ट्रोक मतलब ब्रेन का स्ट्रोक हो जाता है, जो उसकी वजह से ढेर सारे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यदि कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो इमीडिएटली आप डॉक्टर को कंसल्ट करें और उसका फर्दर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इमीडिएट स्टार्ट। डॉक्टर, एक बड़ा अहम सवाल जो मैं जानना चाहती हूँ, कोरोना को हम एक तरीके से वायरल इन्फेक्शन ही समझते हैं, दिस इज कॉज ऑफ वायरस। तो इन दिनों जो लोग बीमार पड़ जाते हैं, जिन लोगों को बुखार आ जाता है या जिन लोगों को और कोई दूसरी बीमारी हो जा रही है, उसके बाद फिर पता चल रहा है रिपोर्ट के बाद कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं, बावजूद इसके वो एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं। तो क्या वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स काम करते हैं?
एंटीबायोटिक्स का रोल अलग है। वायरल इन्फेक्शन, जैसे आज के टाइम में कोविड मोस्ट कॉमन, किसी को फीवर, खांसी, जुकाम या रनिंग नोज भी है तो हम सबसे पहला हमारा संदेह जाता है कि कहीं कोविड तो नहीं है, तो हम टेस्ट करवाते हैं। तो जो पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट में देखा जाए तो एंटीबायोटिक का जो रोल है वो सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए है। जैसे कि अब रनिंग नोज है, कफ कोल्ड है, तो हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। तो और वायरस, कोविड के ट्रीटमेंट में मेन रोल तो आपका एंटीवायरल का है, जो कि फेविपिराविर है, एडमिटेड पेशेंट है, आईवी इंजेक्शन के फॉर्म में देखा जाए तो रेमडेसिविर है। तो ये दवाइयाँ तो एंटीवायरल है, तो राइट ट्रीटमेंट तो ये है। लेकिन बट हमें एंटीबायोटिक का पर्पस है टू स्लो डाउन या हम बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं। डॉक्टर, म्यूकोर की एक सबसे बड़ी वजह आप डॉक्टर्स के थ्रू ये बताई जाती है कि स्टेरॉइड का बहुत ज्यादा आप सेवन करने लगते हैं बिना डॉक्टरी सलाह के, या फिर जिनको डायबिटीज है उनके लिए ज्यादा घातक है। लेकिन ये एक ऐसा शब्द है स्टेरॉइड जो हम 100 बार भी पढ़ लेते हैं, या फिर कोई आम इंसान जो 100 बार भी पढ़ ले तो शायद वो 101 जब बार पढ़ने जाए तो वो भूल जाएगा कि स्टेरॉइड एग्जैक्टली है क्या। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोई भी दवा खाने से अभी परहेज कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उसमें भी स्टेरॉइड है, पैरासिटामोल में स्टेरॉइड है, डोलो में स्टेरॉइड है, बाकी तमाम दवाओं में स्टेरॉइड है। तो उनको ये भी नहीं मालूम कि कौन सी ऐसी दवाएं होती हैं जो जिनमें स्टेरॉइड के कंटेंट होते हैं। आप इसे आसान भाषा में कैसे समझा सकते हैं? स्टीरॉयड एक अलग ग्रुप है। स्टीरॉयड का जो काम है, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, हीलिंग फास्ट करता है। जैसे जो स्टीरॉयड का यूज कब तक करना है, कितने दिनों तक करना है, तो ये एक पेशेंट बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए हुए और स्टीरॉयड स्टार्ट कर ले। स्टीरॉयड में हमारे मेथाइल प्रेडनिसोलोन है, डेक्सामिथासोन है, ढेर सारी दवाइयाँ आती हैं। तो इन सब दवाइयों में कौन सी दवा इनको कब लेनी है, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए लेना है, और कब लेना है, क्या डोज में लेना है, तो ये तो सारी चीजें डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं कि कितने दिनों के लिए चलाना है। अब स्टीरॉयड में देखा जाए, जैसे पैरासीटामोल स्टीरॉयड नहीं है। पैरासीटामोल का जो ग्रुप देखा जाए तो NSAID बोलते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, तो वो तो उनके ग्रुप में ही देखा जाए। बट ये एक आम भाषा में देखा जाए तो एक मरीज इसको आसानी से नहीं समझ सकता। मरीज को ऐसा यदि कुछ समझना है कि ये दवा स्टेरॉयड है या नॉन स्टेरॉयड है, तो इसके लिए तो उनको डॉक्टर से ही कंसल्ट करना पड़ेगा इस चीज में। तो हाँ। अच्छा डॉक्टर, सेल्फ मेडिकेशन बहुत लोग करते हैं, चाहे कोई भी दवाइयां क्यों ना हो। इवेंचुअली अगर हम किसी आयुर्वेदिक दवा की बात कर लेते हैं तो उसका भी एक्सेसिव यूज करने लगते हैं और उनको मालूम नहीं होता है कि इसका एक बैड इम्पैक्ट भी हो सकता है और विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। लेकिन फिर भी लोग सेल्फ मेडिकेशन करते रहते हैं। बतौर डॉक्टर आप उनको कैसे समझाना चाहेंगे? देखिए, सेल्फ मेडिकेशन इज वेरी हार्म। सेल्फ मेडिकेशन देखा जाए तो जैसे सबकी फील्ड अलग होते हैं। एक एडवोकेट के पास जाते हैं तो वो अपने फील्ड का स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं। हम एडवोकेट के फील्ड में नहीं जा सकते, हम उनकी चीज़ों को नहीं समझ सकते। वैसे ही एक आम मरीज या एडवोकेट हमारी चीज़ों को नहीं समझ सकता। सेल्फ मेडिकेशन के लिए जैसे लोग, मैक्सिमम लोग आज के टाइम में गूगल यूज करते हैं कि गूगल पर देख लिया क्या है मेडिसिन। गूगल सिर्फ एक बेसिक इंफॉर्मेशन देता है कि एक पैरासीटामोल का क्या काम है, कितने दिनों खाना है, किस डोज में खाना है, कैसे खाना है। इसके लिए तो मरीज को डॉक्टर से ही कंसल्ट करना पड़ेगा और इन सब चीज़ों के लिए सेल्फ मेडिकेशन रोकना चाहिए। मरीज को यदि बुखार भी है तो एटलीस्ट वो डॉक्टर से कंसल्ट करे, बुखार का रीजन क्या है, क्यों आ रहा है, कितने दिनों से आ रहा है, क्या डायग्नोसिस होनी चाहिए। बुखार है तो कुछ एंटीबायोटिक चलेगी, नहीं चलेगी, क्या इन्वेस्टिगेशन होगा, ये सारा काम डॉक्टर का है, तो वो उनको डिसाइड करना चाहिए। जैसे आजकल के मैक्सिमम मरीज या तो गूगल पर देख लिया, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लिया, या तो किसी मेडिकल स्टोर पर जाकर उन्होंने बोला कि लूज मोशन हो रहा है, लूज मोशन की दवा दे दीजिए, बुखार हो रहा है, बुखार की दवा दे दीजिए, खांसी जुकाम है तो खांसी जुकाम की दवा दे दीजिए। तो इन सब चीज़ों के लिए तो मरीज को खुद भी सेल्फ मेडिकेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए और मेडिकल स्टोर पर्सन्स को भी यही बोलना चाहिए कि आप पहले डॉक्टर से एडवाइस करके प्रेस्क्रिप्शन लाएं, उसके बाद ही हम दवा देता है। तो सेल्फ मेडिकेशन तो सबसे हार्मफुल है। जी
डॉक्टर नवीन, इस वक्त हमारे साथ कुछ व्यूअर्स जुड़े हैं। रवि पूछते हैं, क्या नॉर्मल पर्सन जिसे कभी कोविड ना हुआ हो और वो कोविड इन्फेक्टेड भी नहीं है, क्या उनको संभावना है ब्लैक फंगस यानी म्यूकर होने की? म्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगस का ग्रोथ का, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि सबसे ज्यादा चांसेस हैं जिनकी इम्यूनिटी पहले से कम्प्रोमाइज्ड है, या जिन्होंने स्टीरॉयड का ओवर यूज हुआ है, या लॉन्ग ड्यूरेशन तक स्टीरॉयड का यूज हुआ है। जैसे कि मैंने बताया कि पहले भी कि म्यूकर माइकोसिस ब्लैक फंगस रेयरेस्ट फंगल इन्फेक्शन है, जो कि ह्यूमन बॉडीज में बहुत ही रेयरली होता है। उन्हीं के अंदर होता है जिनकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड है या ओवर यूज ऑफ स्टीरॉयड है। तो नॉर्मल पर्सन में जिनको कोविड नहीं हुआ है, स्टीरॉयड का यूज नहीं हुआ है, नॉन डायबिटिक है, कोई कैंसर ट्रीटमेंट नहीं है, या कोई क्रॉनिक मेडिकेशन नहीं हुआ है जिसमें स्टेरॉयड का यूज ना हो, या वैसा पेशेंट जिनका किडनी ट्रांसप्लांट ना हुआ हो, या इन सब चीजों में उन्हीं के मतलब नॉर्मल पेशेंट में म्यूकर माइकोसिस होने के चांसेस बहुत कम, जिनमें ये सब चीजों का यूज हुआ ही नहीं, कोविड हुआ ही नहीं जिनको। जी, एक पेशेंट है, माफ कीजिए पेशेंट नहीं, एक व्यूअर है हमारे साथ, सोना राजपूत। वो पूछते हैं कि वन साइड हेडेक भी सिम्टम्स हो सकते हैं ब्लैक फंगस के? देखिए, वन साइडेड हेडेक यदि कोविड नहीं हुआ है, यदि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं, तो हेडेक के कई तरीके हैं, कई तरीके से हेडेक होता है। फ्रंटल हेडेक, वन साइडेड हेडेक, सिर्फ वर्टेक्स हेडेक, ऑक्सीपिटल रीजन हेडेक, होल हेड हेवीनेस, तो ढेर सारे सिम्टम्स में हो सकता है। इसके साथ साथ हमें अदर सिम्टम्स को भी कोरिलेट करना पड़ेगा, हेडेक के अलावा और क्या क्या चीजें हो रही हैं। बट ये पोस्ट कोविड होना चाहिए या स्टीरॉयड का यूज होगा, तभी हम कह सकते हैं कि इसमें म्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगस के चांसेस हो सकते हैं। बट ये डिपेंड्स ऑन कंप्लीट क्लिनिकल हिस्ट्री। डॉक्टर, क्या म्यूकर या फिर ब्लैक फंगस की जो ये बीमारी है, या व्हाइट फंगस इवेंचुअली हम उससे कह लें, क्योंकि अब व्हाइट फंगस का भी खतरा ब्लैक फंगस जितना ही हो चुका है, तो क्या ये कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी छूने से फैलता है? नहीं, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि म्यूकर माइकोसिस या व्हाइट फंगस या ब्लैक फंगस या कोई सा भी फंगल ग्रोथ जो है कम्युनिकेबल डिजीज नहीं, छूने से या बातचीत करने से या हवा में चलने से, इससे नहीं होता है। जी डॉक्टर, ब्लैक फंगस का फर्स्ट एड क्या हो सकता है? ब्लैक फंगस का फर्स्ट एड इज एंटी फंगल ट्रीटमेंट। फर्स्ट कंसल्ट टू डॉक्टर। हाँ, एंटी फंगल ट्रीटमेंट है, बट हाँ ये कि क्लिनिकल डिटेल के साथ डॉक्टर से मिले। डॉक्टर का ही ये डिसीजन है कि क्या क्या दवाइयाँ चल रही है। साथ में एडिशनल सिम्टम्स के भी ट्रीटमेंट होने, जैसे फीवर है, हेडेक है, जो भी और कोई कॉम्प्लिकेशंस है, उन सबका ट्रीटमेंट होगा। तो मुझे लगता है तरसपाल जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर, एक और सवाल है, आकाश पूछते हैं कि ब्लैक फंगस के सिम्टम्स क्या हैं? मैंने इस चीज को पहले भी अपने डिस्कशन में बताया है। ब्लैक फंगस के जो सिम्टम्स हैं, पोस्ट कोविड पेशेंट, ओवर यूज ऑफ स्टीरॉयड, इम्यूनिटी सप्रेस्ड पेशेंट, साथ में यदि उनको नेजल ब्लीड है, नेजल क्रस्टिंग है, ब्लैकनिंग ऑफ स्किन अराउंड नोज, ये नॉस्ट्रिल वाले पार्ट हो गए, नोज के पार्ट सिम्टम्स हो गए। इसके अलावा ओरल कैविटी में देखा जाए तो हार्ड पैलेट में ब्लैकनिंग है, ब्लैक कवरिंग है, इसके अलावा नेक्रोसिस है। और आईज में देखा जाए तो आईज में पेरी ऑर्बिटल, आईज के चारों तरफ पेन हो, रेडनेस हो, और इसके अलावा कोई डिस्चार्ज है। ईयर में देखा जाए तो ईयर से कोई डिस्चार्ज हो रहा हो, ब्लैक ग्रोथ हो, जो कि एग्जामिनेशन फाइंडिंग में दिखे। इसके अलावा यदि ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट देखा जाए तो हेडेक है, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लड विजन, आईज में देखा जाए डिमिनिशन ऑफ विजन है, या विजन लॉस हो गया। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं म्यूकर माइकोसिस या फंगल ग्रोथ के हम बता सकते हैं, ब्लैक फंगस ग्रोथ। डॉक्टर नवीन, धीरज पूछते हैं कि उनकी आंखों में किसी तरीके की चुभन महसूस हो रही है, तो क्या कोई आई ड्रॉप लेना ज्यादा सही होगा या डॉक्टर से कंसल्ट? नहीं, सिर्फ आंखों में चुभन है, क्या वो पहले कोविड इन्फेक्शन उनको हो रखा है या नहीं हो रखा है, डिपेंड्स ऑन। यदि कोविड इन्फेक्शन है, इन सब चीजों के लिए इनको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा। हाँ, ये कि आईज पेन है तो कोई इनको आई ड्रॉप लेना चाहिए, लेकिन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके उनको दिखाते हैं। जी अच्छा डॉक्टर, एक और अहम सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर किसी को म्यूकर हो चुका है और उसको
डॉक्टर ने भी म्यूकर के बारे में बता दिया है कि आपको म्यूकर माइकोसिस है, जो टेस्ट एंड ऑल है, वो सारी चीजें म्यूकर की ही हैं। तो ऐसे में सबसे पहले मैं समझना चाहूंगी, क्या उस पेशेंट को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है? मसलन वो बाहर नहीं जा सकता, लोगों से कांटेक्ट में नहीं जा सकता, धूल भरी जो जगह होती है जहां पर डर्ट प्लेसेस होते हैं वहां पर वो नहीं जा सकता? क्या बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं? हाँ, नहीं, जैसा कि यदि कोविड ये आपका म्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगस डायग्नोज पेशेंट है और उनका ट्रीटमेंट डॉक्टर से एडवाइज है, तो ऐसे मरीजों को थोड़ा सा, हाँ, कॉन्टैक्ट का तो कॉन्टेजियस डिजीज नहीं है, ऐसा नहीं है कि छूने से या टच करने से फैलता है, बट लेकिन उनको फिर भी मास्क, ग्लव्स और बूट्स वगैरह पहन के बाहर जा सकते हैं। फिर भी एक लिमिटेड आउटसाइड जाना चाहिए, उनको लिमिटेड जाना चाहिए, हाँ, कि डस्ट वाले एरिया में, डैम्प वाले एरिया में, क्योंकि फंगस का जो ग्रोथ है, आपका डैम्पनेस जहाँ पर सिलन ज़्यादा है या आपका डस्टी एरिया है या तो प्लांट वाला एरिया है, प्लांट में भी ये ग्रोथ सबसे ज़्यादा होता है। एनिमल एरियाज हैं या उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे वाले एरियाज में उनको नहीं जाना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। डाइट पे भी किसी तरीके की खास ख्याल रखने की जरूरत है? फंगल ग्रोथ में जैसा देखा जाए कि फंगल ग्रोथ तो है, साथ में अदर कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे कि एब्डोमिनल अपसेट है, ओरल इन्वॉल्वमेंट है, नेजल इन्वॉल्वमेंट है, तो बहुत चीजें वो नॉर्मल रूटीन वाले खाना वो नहीं खा सकते क्योंकि ओरल इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए उनका थोड़ा सा कि लेस स्पाइसी, लेस ऑयली, ये सब खाना उनको खाना मतलब एडवाइजेबल है। मुंह में छाले भी क्या म्यूकर के सिम्टम हो सकते हैं? छाला जो है, छाले के कॉजेज ढेर सारे हैं। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग स्टेज ऑफ फंगल ग्रोथ हो सकता है कि वो जो छाले से स्टार्ट पेन हो, छालों के बाद उसमें ग्रोथ हो जाए, फंगस ग्रोथ हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि मुंह में छाले जो है स्टार्टिंग स्टेज ऑफ हम फंगल ग्रोथ कह सकते हैं। उसके लिए एक इमीडिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेना चाहिए। कौन सा ऐसा इनिशियल सिम्टम दिखे तो उसके बाद तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना आप सही समझते हैं डॉक्टर? ये ब्लैक फंगस ग्रोथ के रिगार्डिंग। यस, जैसे पहले भी मैंने सिम्टम्स बताए हैं, पेशेंट को नेजल ब्लीड है, नेजल डिस्चार्ज है, ईयर डिस्चार्ज है, आईज में पेन है, हेडेक है, ब्लड विजन है, तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ये प्राइमरी सिम्टम्स। डॉक्टर, जैसे कोविड में एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं होते, तो क्या ऐसा म्यूकर में भी संभव है? म्यूकर माइकोसिस में फंगस, जैसे हमारे बॉडी का भी एक इम्यून सिस्टम होता है और हमारे जो बॉडी के इम्यून सिस्टम है वो फंगस ग्रोथ या बैक्टीरिया ग्रोथ में ढेर सारे ग्रोथ होते हैं, ढेर सारे बैक्टीरिया है, फंगस हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में ऑलरेडी होते हैं, तो हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उनसे वो फाइट करता है। जहाँ हमारी इम्यूनिटी सप्रेस होती है तो इमीडिएट सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो फंगल ग्रोथ के बारे में देखा जाए तो जब तक सिम्टम्स न स्टार्ट हो तब तक हम कोई ट्रीटमेंट नहीं दे पाए, क्योंकि एंटी फंगल ट्रीटमेंट के भी हमारे ढेर सारे फर्दर साइड इफेक्ट्स हैं, बट हमें तो उनके इफेक्ट को प्राइमरली ध्यान देना है। तो साइड इफेक्ट्स तो सेकेंडरी, हर मेडिसिन के अपने अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो क्या उन लोगों को म्यूकर होने के चांसेस ज्यादा हैं कि जो कोविड पॉजिटिव होकर नेगेटिव हो गए, या फिर उन लोगों को चांसेस ज्यादा हैं जो डायबिटिक हैं और जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर रह चुके हैं ड्यूरिंग कोविड? पेशेंट्स वो जो जिनको पोस्ट कोविड और जो डायबिटिक हैं उनको चांसेस ज़्यादा हैं और जो पेशेंट नॉन डायबिटिक हैं उनको चांसेस कम हैं। ऑक्सीजन सपोर्ट पर तो कोविड वाले ड्यूरेशन में मैक्सिमम पेशेंट आप 90% मान के चले कि 90% पेशेंट आप ऑक्सीजन सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑक्सीजन सपोर्ट को हम क्राइटेरिया नहीं मान सकते। डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और बेहतरीन बातें साझा करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपके जो बताए हुए सलाह हैं वो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत काम आएंगे और हमारी उम्मीद भी यही रहती है कि हम उनके तमाम सवालों को इसमें शामिल करें और कुछ हद तक हम कामयाब भी हुए हैं कि बहुत सारे सवाल इस दौरान हमारे पास आए इन 1.5-2 महीनों में और हमने तमाम सवालों के जवाब देने की भरपूर कोशिश की है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सवाल छूट गए हैं तो अपने सवालों को एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में पिन कर जाइएगा, हम आपके सवालों के जवाब वहीं पर आपको दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीन आपका हमसे जुड़ने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने कीमती वक्त हम तक साझा करने के लिए। थैंक यू। जी, वेलकम।